हमारे साथ स्पोर्ट्स से, एजुकेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और यूथ एम्पावरमेंट से जो अच्छे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी नाम रोशन किया है और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम बैन अल-अक़वामी सतह पर भी रोशन किया है, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे सबसे पहले जो स्पीकर हैं वासिफ अली ताई, मैं इनके बारे में बताता चलूं। वासिफ अली ताई 3rd कॉमनवेल्थ गेम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जब वासिफ अली ताई को हम देखते हैं, इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और पाकिस्तान का जब ये सब हिलाली परचम ऊंचा करते हैं तो हम इनको देखकर यही कहते हैं, जीत हमारा मुस्तकबिल है। जी वासिफ। जी जज़ाकल्लाह, इतना आपने प्यारा इंट्रोडक्शन कराया है। और वैसे जितना माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम लोग इस जितना भी काम करें पाकिस्तान के लिए उतना कम है। पहली बात तो ये है कि लेकिन हम लोग कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं कि हम लोग जहाँ मर्जी जाए, पाकिस्तान से बाहर जाएं, हमारा वहाँ पर जो पाकिस्तान का नाम है वो ऊंचा ही रहे। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि जब भी हम लोगों ने बाहर जाके परफॉर्म किया है, हमने पाकिस्तान का सर नीचे नहीं होना दिया है। हमेशा ही अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग कोई ना कोई जरूर वहां पर मनवा कर आए लोगों को कि नहीं यार, हम लोग भी इस कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में, हम लोग तो मार्शल आर्ट्स की फील्ड में जाते हैं, तो मार्शल आर्ट्स की फील्ड में भी हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर असल में बात ये कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की स्पेशली मार्शल आर्ट्स के हवाले से लोग जो है वो इतना ज्यादा कन्विंस नहीं होते कि शायद पाकिस्तान में इतना स्कोप है या नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब भी हम लोग गए हैं बाहर, हमने हमेशा पाकिस्तान को जो है वो इज्जत करवाई है पाकिस्तान की। और अल्लाह मियां का सबसे बड़ा करम है कि उसने हमें वसीला बनाया। अच्छा वासिफ, आप बताएंगे कि ये मरहला कैसे, आपने किस तरह की सर्टिफिकेशन मुकम्मल की है, किन किन ममालिक से, और आपने किन किन ममालिक में जाकर एजाज जीते हैं, और आप किन किन ममालिक की फेडरेशन का हिस्सा है? जी बिल्कुल, हम लोग बेसिकली जो वर्ल्ड योगा फेडरेशन है उसके साथ एफिलिएटेड है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के साथ एफिलिएटेड है, मुay थाई जो थाईलैंड मुay थाई उसके साथ एफिलिएटेड है। हमारे पास डिफरेंट कराटे, जिस तरह गोजोरियो कराटे, शितोरियो कराटे, तमाम कराटे जितने भी हमारे पास, उनकी सारों की सर्टिफिकेशन, सबके लाइसेंस हमारे पास मौजूद हैं, जो कि जाहिर बात है पूरे दुनिया घूम कर ही आप हासिल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम फॉर यू टू अचीव ऑल दैट, लेकिन ये कि वी बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो काफी अरसे बाद ये है कि यहाँ से जब जापानीज कराटे फेडरेशन, इसके अलावा थाईलैंड, इसके अलावा अमेरिका, इसके अलावा इंडिया, और काफी सारे ममालिक हमारे साथ अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो चीज़ों को इतना ऑथेंटिक बना सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग रियल चीज़, ओरिजिनल चीज़ सिखा सके, अपने पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सके। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में लीडरशिप के बगैर नौजवान मुकम्मल नहीं, क्योंकि इस कौम को सही मानों में लीडर्स चाहिए जो आगे जाकर इस कौम की भागदौड़ संभाल सकें। इसी तरह हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, अहमद तूर। अहमद तूर पहले यंगेस्ट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में एड्रेस किया। इसके साथ अभी जो डियाना अवार्ड है जो रॉयल फैमिली की तरफ से दिया जाता है बरतानिया की, ये उसके फाते हैं और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन मैप्स रन कर रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो जब हम इनका काम देखते हैं, हम इनकी काविशें पाकिस्तान और यूथ के लिए देखते हैं, जब ये पाकिस्तान का सब झेलाली परचम दुनिया में बुलंद करते हैं, तो इन्हें देखकर ये कहते हैं, जीत हमारा मुस्तकबिल है। जी। Assalamu alaikum everyone and thank you so much Fahad bhai for such a beautiful introduction. हमेशा से जो मेरा लाइक मैसेज होता है सबको, या जो भी मैं मतलब सजेस्ट करता हूँ, वो पहली बात मैं यही कहता हूँ कि हमेशा इंसान को हम्बल रहना चाहिए ना। लाइक हमेशा इंसान को शौक होता है कि वो कुछ ना कुछ अचीव करे, फिर उस पर ब्रैग करे। और लाइक ये जो मूवमेंट होता है ना, लाइक एक कर्व पढ़ाई जाती है एजुकेशन में, नो लाइक पहले आप लाइक एक कर्व ऐसे स्टार्ट होती है, आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। दिस इज द पॉइंट जो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस सेक्टर सिंस 2014 कॉलेज के टाइम में, एंड देन आई हैव जॉइंड यूनिवर्सिटी में जो मेरी थी वो टेक्निकल एजुकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। I've just graduated like this in this pandemic, or at the same time I have joined this organization back in 2014. मैंने कोई ज़्यादा organizations join नहीं की, like from the very first day
I've been involved with MAPS as a member, and for the last like 1.5 year, I'm serving as a president. हम actually में youth leadership पे बात कर रहे होते हैं, बच्चों की जो capacity building होती है उसको enhance पे हम trainings workshops करवा रहे होते हैं, because we believe that कि जो हमारे नौजवान हैं एक टेक्निकल या फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी लाइफ लॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए या प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं जिनका हमें सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज के आप मेयर लाइक इफ यू हैव सीजीपीए बड़ी ज्यादा 3.9 या 4.0 या इफ यू टॉकिंग अबाउट 3.0, अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी वो डिग्री आपको कहीं ना कहीं फायदा देगी. यस, इट विल get you to the eligibility criteria, but after that आपका जो confidence है, आपका जो experience है, आपकी जो skills हैं वही काम आएंगी. So that's what we've been doing, and I'm looking forward to hear more from other delegates या जो participants हमारे साथ. Thank you so much. थैंक यू अहमद. जैसे अहमद ने कहा कि स्किल्स होना बहुत मैटर करती हैं और स्किल्स जो है यही आपको एक क्वालिफाइड लाइफ की तरफ लेके जाती हैं. तो इसी स्किल के बारे में जो अब जिसे कहते हैं खासतौर पे ये कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि वो स्किल सबसे ज्यादा हमारे काम आई है और उसके साथ साथ हमारी जिंदगी को आसान बनाया और राब्तों की एक नई दुनिया कायम की है. तो खातिनों हजरात, पाकिस्तान के जो सबसे यंगेस्ट साइबर किड हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं. इनके बारे में बताता चलूं कि अरफा करीम रंधावा जो हमारी कौम की बेटी जो हमें अब नहीं रही, उनका एक रिकॉर्ड उन्होंने 11 साल की उम्र में बनाया था. तो 9 साल की उम्र थी उजैर की, उजैर ने उसको ब्रेक किया. इसके साथ उजैर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाते भी हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के हवाले से काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मजीद बेहतरी की तरफ और मजीद पाकिस्तान को माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में, पाकिस्तान को एक जो गूगल हमें नजर आता है उसकी दुनिया में एक बेहतरीन मकाम दिलाने के लिए काम कर रहे हैं. तो जब भी हुजैर अमान जैसे हम बच्चा देखते हैं पाकिस्तान में, तो हम सिर्फ एक बात ही कहते हैं कि जीत हमारा मुस्तकबिल है. जी हुजैर. अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो. आपने मेरा तारुफ तो करवा ही दिया, इसमें थोड़ी सी एडिशन करता चलूंगा कि मैंने 7 इयर्स की एज में अरफा का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, एंड आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन अरफा फाउंडेशन अवार्डेड मी अ गोल्ड मेडल. In the age of 8, I made my own record in IT security certified professional, and after this certification, Government Punjab awarded me a honorary shield. और इसके साथ साथ मैं रोबोटिक डेवलपर भी हूँ. बाकी डिफरेंट फोरम्स और यूनिवर्सिटीज में गेस्ट स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर इनवाइट किया जाता हूँ. रोबोटिक्स में मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ. उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने लाहौर साइंस मिला के लेंगे, या फिर बाकी एग्जीबिशन जहाँ पे हुई है वहाँ पे मैंने एग्जिबिट भी किए. कंप्यूटर में स्टार्ट मैंने 4 इयर्स की ऐसे लिया था. थोड़ा सा डर था, पापा डांटेंगे नहीं डांटेंगे. पापा का सिस्टम फर्स्ट टाइम करप्ट किया था. पापा ने नहीं डांटा, पापा ने मुझे सपोर्ट किया. बाकी पेरेंट्स की तरह कि आपने मेरा सिस्टम करप्ट कर दिया, इसमें मेरा डाटा था. पापा ने सपोर्ट किया. आज क्लास 2 आई जॉइंड एन एकेडमी फॉर समर प्रोफेशनल. देयर्स माय गुड लक अवेटेड कि मैं क्लास 2 में कम मिलता था, अपना बैग छिपाया कहीं पर और कंप्यूटर्स और कोर्सेज में क्लासेस में घुस गया. वहाँ पर बीएससी की गर्ल्स होती थी, उन्होंने बच्चा समझ के बैठा लेना. मैंने वहाँ पर कंप्यूटर की लर्निंग्स ली, बाकी सब कुछ सीखा. और एट द एज ऑफ 6 सर ने कहा कि मेरे काम की ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए. सो देन आई ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ अरफा करीम, एंड नाउ दिस डेज आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और आगे भी इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करें. जी थैंक यू हुजैर. खातिन हज़रात, आप में से जो हमें सुन रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि जो आज के हमारे शानदार पाकिस्तान की कहानियां और जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं, आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं. आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं. तो पाकिस्तान में बात की जाए या पूरी दुनिया में जो अभी तरक्की की तरफ नहीं गामजन या तरक्की की तरफ गामजन हो रही हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो तालीम का हथियार होता है. और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात की जाए तो जहाँ पर हमारे यहाँ अच्छे इदारे मौजूद हैं, दिन ब दिन हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज भी करोड़ों की तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर हैं. वो स्कूल से बाहर क्यों हैं? फीसिस ना होने की वजह से, और वो मुख्तलिफ काम करते हैं. तो पाकिस्तान में इसके साथ साथ चाइल्ड लेबर भी हो रही है. तो इस चीज को रोकने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक नौजवान ने बेड़ा उठाया इस चीज का और कसूर में पहला भट्टा स्कूल कायम किया. आइए उस नौजवान से आपकी मुलाकात करवाते हैं
कबीर, सुहेल, लेस्ली को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं जीत हमारा मुस्तकबिल है। पहले तो आवाज आ रही फहद भाई मेरी? जी जी। पहले तो वाईजे का, आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जश्न आज़ादी के मौका पर आपने इनवाइट किया। पहले आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह के फहद भाई ने आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताया कि जो बॉन्डेड चाइल्ड लेबर है पाकिस्तान में, हम उस पर काम कर रहे हैं। आई एम इनटू एनजीओ सर्किट फ्रॉम लास्ट 7 years। मैंने बहुत सारी एनजीओ के साथ काम किया, शौकत खानम, एसओएस के फाउंडेशन, मैनी अदर एनजीओ। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैंने हर जगह पे, हर फाउंडेशन में काम करके देख लिया। मैंने कहा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा नीड है इस टाइम, स्पेशली एजुकेशन की। तो फिर मैंने एक चीज देखी कि हमारे पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, वी हैव मोर देन 2 million बॉन्डेड चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, जिसको मतलब इट्स डार्केस्ट साइड ऑफ आवर सोसाइटी, जिसको नहीं देखा जा रहा। तो फिर मैंने और मेरी टीम ने इस चीज का फैसला किया, क्योंकि आई एम रनिंग माय ओन तहरीक-ए-कलम फाउंडेशन, कि हम इस चीज पे काम करेंगे। वी हैव टू एलिमिनेट बॉन्डेड चाइल्ड लेबर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी विल सी दिस इन आवर लाइफ टाइम। तो फिर हमने, बड़ा मुश्किल सफर रहा, फाद भाई भी इस चीज में हमारे साथ साथ रहे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया जिन जिन चीजों में वो कर सकते थे। और हम लोगों ने वहाँ पे 2 साल पहले एक स्कूल बनाया, सिर्फ 4 स्टूडेंट, 4-6 बच्चों के साथ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 40 से ऊपर बच्चे हैं वहाँ पे, जिसपे फहद भाई खुद भी विजिट किया हुआ है, फहद भाई ने, इस्माइल शेरवानी भाई हैं, उन्होंने भी किया हुआ है, और भी काफी लोग हैं जिन्होंने विजिट किया हुआ है। उसके साथ साथ हमारा जब इस टाइम एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो ये है कि जितने बच्चे यहाँ पे अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, ताकि वो वहाँ पे अपनी क्राउड फंडिंग भी कर सकें एजुकेशन के लिए। और हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम पूरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, कि हम उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें ताकि उनका तालीमी जो भी उनका सिलसिला है वो रुक ना पाए। उसके साथ साथ मैं इसके साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। I have my 2 companies. One is Pinnacle Medical Services. हम मेडिकल बिलिंग करते हैं for US companies. Secondly, Incrementum Titan UK Limited. We organize international conferences. Before that, I was working for Global Eyes On. तो उनके लिए I was working as a chief operating officer. It's a US based organization. तो उनके साथ मैंने मलेशिया में MUN करवाया, दुबई में करवाया, टर्की का करवा रहे थे, उसके दरमियान में ही मैंने छोड़ दिया, कुछ पर्सनल रीजंस थे, क्योंकि काफी काम का बर्डन था। फहद भाई को भी हम लोगों ने इनवाइट किया दुबई में। फहद भाई ने बड़ा पाकिस्तान का नाम आके वहाँ पे रोशन किया, पाकिस्तान का मुकदमा रखा आके। इंडो पाक काउंसिल थी जहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी दोनों बैठे हुए थे, और पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन तरीके से मुकदमा रखा, कि वो तो फहद भाई आपको बताएंगे, बाकी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जी खातिन हज़रात, ये था हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे, पाकिस्तान के जो रोशन चेहरे हैं, इनका एक आपके सामने तारुफ। तो अब हम दोबारा बढ़ते हैं अपने पहले स्पीकर की तरफ, वासिफ ताई की तरफ। तो वासिफ, आप हमें ये बताइएगा कि एक सतह पर तो आप बॉक्सिंग की और मार्शल आर्ट्स की, जिसमें कराटे, जूडो और थाई सब ये शामिल हैं, आप लाहौर में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और अभी आप ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमें अपने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपने अपने सेंटर बनाए, जो लोग अपनी ये फी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? जी, ये असल में हमारा मेन प्रोजेक्ट जो था वो यही था। मेरे फादर का प्रोजेक्ट था बेसिकली, ये बैक इन 70s that he started working this for those people जो कि डिजर्विंग है, who can't pay, ठीक है। तो ये बैक इन 70s उन्होंने ये चीज नॉन कमर्शियल लेवल पर स्टार्ट कराई थी। उस टाइम पर भी फीस कुछ बहुत नॉमिनल सी 15-20 रुपए होती थी। अभी आजकल भी हमारे छोटे छोटे शहरों में वो सेंटर्स अभी भी आबाद हैं, अल्लाह का शुक्र है। फैसलाबाद में, गोजरा में, टोबा में, झंग में, लोधरा में, ऐसे छोटे शहर जहाँ पर ज्यादा आम बहुत ज्यादा लग्जरियस जिम्स अफोर्ड नहीं कर सकती है, वहां पर उनको हम लोग पार्क एक या कोई ग्राउंड वगैरह हम लोग गवर्नमेंट की इजाजत से अलॉट करवाते हैं, और उसके बाद हम लोग उधर उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उधर नॉमिनल सी फीस होती है, वो भी हमने कुछ
300-500 रुपए रखी होती है, वो भी इसीलिए ताकि वो पे करें तो उनको अहमियत का पता हो उस चीज का। अगर वो भी नहीं वो पे कर सकते हैं तो हम लोग उनसे एप्लीकेशन लेते हैं और वो बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग भी हमारे पास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग फ्री ट्रेनिंग करा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग, मैं जिस तरह के पहले मेंशन किया था, जो कि बैड हैबिट्स से उनसे बच सकें। ठीक है, इतना लेजर टाइम जितने भी आप देखेंगे, गुर्बत वैसे ही यहाँ बहुत ज्यादा है, तो बच्चे जो है वो अनपढ़ होते हैं, और अनपढ़ जो बच्चा होगा उसको नहीं पता होगा उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि गलत बाइक चलाएगा, पेशेंस की कमी होगी उसको, वो अपनी एनर्जी जो वो ग्रोइंग एज में अंदर स्टोर कर रहा है उसको कहीं ना कहीं निकालनी होगी। तो आई थिंक मार्शल आर्ट्स एंड ऑल दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप किसी बच्चे को सिखा सकते हो, या कुछ जब वो आते हैं उनकी हम लोग फुल उनको वर्कआउट कराते हैं प्रॉपर्ली, जिस तरह हम लोग कमर्शियल में कराते हैं उसी तरह हम उनको वर्कआउट कराते हैं, उसी तरह ही उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यूज कर सकें। तो जी वासिफ, सेहतमंद मुआशरा ही एक एक्टिव मुआशरा होता है और यही एक एक्टिव कौम बन सकती है। हालांकि मैं तो आपको बताऊं, हम लोगों को बहुत ज्यादा ऑफर्स आती हैं कि हम लोग बाहर भी जाते हैं, हम लोग बाहर भी वर्कशॉप्स देते हैं। हम लोग जापान में वर्कशॉप्स देते हैं, थाईलैंड में वर्कशॉप्स देते हैं, मतलब कई जगह जाके हम लोग खुद ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे सेंटर्स भी हैं बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी, जिधर हम लोग रेगुलरली विजिट करते हैं। आफ्टर 3 months 2 months हमारा चक्कर लगता है, लेकिन हम लोग कभी भी पाकिस्तान से बाहर इसलिए नहीं जाते हैं बिकॉज व्हाट वी नो दैट पाकिस्तानीज, जितने भी हमारी यूथ है, दे नीड अस द मोस्ट। ठीक है ना, हम खुद ही यहाँ पर इन लोगों को फायदा पहुंचाएं तो ज्यादा फिर बात बनती है, ना कि हम लोग बाहर जाके उनको फायदा पहुंचाएं तो फिर क्या फायदा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासिफ आपका। तो अब हम अपने दूसरे स्पीकर की तरफ एक बार फिर से बढ़ते हैं। अहमद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में खिताब करने का आपको मौका मिला पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा डियाना अवार्ड, जो एक बहुत बेहतर अवार्ड जिसे कहा जाए खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि रॉयल फैमिली की तरफ से दिया जाता है। तो ये सफ़र कैसे तय हुआ, और जो हमें यंगस्टर्स सुन रहे हैं वो किस तरह से यूनाइटेड नेशन तक पहुंच सकते हैं, और वो किस तरह से इस तरह के अवार्ड्स तक पहुंच सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे जो नौजवान हैं या यूथ है, उनको इस बात का नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब करनी है, कहाँ पे लाइक वो जो होता है ना, एक्सेस टू राइट इन्फॉर्मेशन, वो वाला चक्कर नहीं पता, किसी को पता नहीं है कि कहाँ से क्या लेना। लाइक हम ब्लाइंड होते हैं जब हमें कोई चीज मिल जाती है। अब आई शेयर एन एग्जांपल, हम लोग एक फेलोशिप करवा रहे हैं ना टर्की में, तो वो अक्टूबर में होनी है। तो क्या होता है कि अब किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सबसे पहले पेज पे मैसेज करता है, फिर ईमेल करता है, फिर साथ में देखता है कि लाइक्स किसने किए हुए हैं वो पोस्ट, उन सबको मैसेज करने लग जाता है। एट द सेम टाइम लाइक वो ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लाइक कंफ्यूज होकर सबको मैसेज कर रहा होता है। हमारी टीम में से काफी लोग हैं, उनको मैसेज कर रहे होते हैं। तो ये होता है कि उनको पता नहीं होता कि राइट वे क्या है। सबसे पहले तो हमें एक जो स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स है ना वो समझने चाहिए। हर इदारे की एक एसओपीज होती हैं या उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपने उनको, हम उनको पास तो नहीं कर सकते ना, हमें उधर से गुजर के जाना है, उनको बाईपास नहीं कर सकते। तो क्या था, आई रिमेम्बर लाइक मैं, अब हम रिसेंटली इजिप्ट से आए थे 2018 में, सो आई गेस रमजान थे, अप्रैल मई में या जून में ना, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली माजरत थी, मैंने मैं अप्लाई किया। मैं माजरत मैं आपको काट रहा हूँ अहमद, आप इजिप्ट से आए थे, तो ये इजिप्ट से पहले वाला अगर सफर बता दें, मतलब जो हमें अगर सुन रहे हैं उनके लिए क्लियर रूट नजर आ जाए हमें। ऑलराइट, तो मेरा इंटरनेशनल जर्नी जो है ना वो स्टार्ट होता है 2018 में, जब हम लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन थी हर्ट प्राइस, आई वाज सिलेक्टेड एज कैंपस डायरेक्टर। हमने कुछ इवेंट करवाए थे, हमारी टीम जो थी वो बड़ी अच्छी स्कोर हो गई थी अपने कैंपस में। हर कैंपस की टीम्स होती हैं, वो रीजनल अटेंड करने जाती है। हमने रीजन सेलेक्ट किया दुबई, बिकॉज वी थॉट कि दुबई लाइक मस्ट बी चीपर और इजीली वीजा मिल जाएगा 2 दिन में, तो टिकट लेंगे दुबई चले जाएंगे। क्या हुआ कि वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी, वो मैं शादी अटेंड कर रहा था तो मैंने उसमें फॉर्म फिल किया था। वो सेकंड प्रायोरिटी, पहले मैं चाइना सेलेक्ट करने लगा, फिर मैंने उसको ऐसी जल्दी जल्दी में इजिप्ट कर दिया कि मैंने कौन सा जाना है इजिप्ट में, तो मैं कर देता हूँ। तो वो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में स्पॉट नहीं मिली, हमें सेकंड में मिली। तो जो मतलब अब एक इंटरनेशनल ट्रिप होता है तो आप लाइक अगर स्टूडेंट है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से। हाँ, अगर पेरेंट्स से ले सकते हो तंग करके तो फिर वो ले लेते हैं कोई कोई। तो क्या होता है अच्छा, कि हमें कौन, अब मैं अहमद आपसे एक दफा फिर काट रहा हूँ, कौन सी 2 से 4 स्किल्स हैं जो आपके पास हों तो आप पाकिस्तान को ग्लोबल सतह पर जाकर इस तरह की फेलोशिप प्रोग्राम में आप जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं?
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको अपॉर्चुनिटीज हंट करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा क्या स्टेटस है, कि मैं इसको ग्रैब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लाइक आपको पहले खुद अपना जज बनना है, ठीक है। आप ये नहीं कि यार मैं अप्लाई करता हूँ मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगा, नहीं, नथिंग लाइक दैट। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी, वो कहते हैं ना पर्सनल, वो अब वो नॉन फॉर्मल हो जाएगा, वो कहते हैं ना यार मेरी औकात पता होनी चाहिए इंसान को। तो इंसान को उसकी औकात पता होनी चाहिए कि यार इधर मैं अगर लगाऊंगा, खुद जज बन जाओ अप्लाई करने से पहले और अप्लाई कर दो। पहला कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा आपको अपनी जजिंग क्राइटेरिया पता होनी चाहिए कि मैं चाहता हूं तो मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। थर्ड ये कि जब आपने अप्लाई करना है ना तो आपने अपना 100% देना है, बिकॉज कि हम अप्लाई करते हैं बड़ा सीरियस होकर, बट 60-70% हम उसको 100% कंप्लीट नहीं करते। हम उसे 100% कंप्लीट कर सकते हैं तैयारी के साथ अप्लाई करके। मुझे याद है जब डियाना अवार्ड अप्लाई हो रहा था मेरे बारे में, तो उन्होंने मुझसे कुछ चीजें पूछी थी और मैंने उनको बड़ी तरीके के से 4-5 दिन लेके सेंड किया था सारा कंटेंट, बिकॉज कि वो जो जजेस होते हैं, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है या कमेटीज होती हैं, वो हमें तो नहीं जानती कि अहमद फेसबुक पे क्या करता है, अहमद के यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है। नो, हमने ही लिख के बताना होता है कि भाई हम ये हैं वो है। तो क्या होता है, एक तो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल आई वुड से कि जो कंटेंट राइटिंग होती है वो सबसे बेटर, मतलब लाइक इट डज कंट्रीब्यूट अलॉट। उसके बाद आप अप्लाई करो और अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो देयर वी गो, यहाँ पे फिर आपको कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, ये 3-4 चीजें हैं। और इसमें कभी नहीं हम घबराते। छोटा सा मैसेज पाकिस्तान डे पे, वो ये कि हम सोचते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम कुछ नहीं करेगा, ये दिस एंड दैट, ये मिथ है, कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी। हम यू नो बट बिन लाइक ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, हमारा अपना एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल पीस चेन। तो क्या होता है कि 100 मुल्कों से एप्लीकेशन आती है ना जब हम रीड कर रहे होते हैं, ट्रस्ट मी कि पाकिस्तानी जो है ना, आई वुड से कि टॉप 10 to 15 कंट्रीज में आते हैं जो बड़ा अच्छा लिखते हैं। लोगों को नहीं लिखना आ रहा होता और हम समझते हैं हमें नहीं लिखना आ रहा था, हमें बड़ा अच्छा लिखना आ रहा था। तो बस कॉन्फिडेंस हो गया, अप्लाई करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। जी, बहुत शुक्रिया अहमद तौर आपका। हुजैर, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा और मैं आपसे ये पूछूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो 10 साल से कम उम्र के भी लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले अरफा करीम, फिर उसके बाद आप, और उसके बाद देखा है एक लाइन ही लग गई है। और हमने ये देखा कि कोविड-19 के दौरान किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मजीद अपने आप को डेवलप किया। तो जो पाकिस्तानी है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते, जी हुजैर, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। मैं आपसे ये पूछूंगा कि अरफा करीम का रिकॉर्ड बना, आपका रिकॉर्ड बना, उसके बाद लाइन लगी माइक्रोसॉफ्ट के रिकॉर्ड्स के हवाले से। तो ये बताएं कि ये क्या इतना आसान है कि इतने ज्यादा लोग इसका रिकॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये बताएं कि क्या कंप्यूटर साइंसेस के अलावा जो बाकी फील्ड्स हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए भी क्या इसमें बराबरी की सतह पर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? जी जी जरूर, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। अब देखा जाए तो इन फ्यूचर रोबोट्स होंगे। अब उनको, रोबोट्स तो सड़कों पर चलेंगे बट उनको सही करने वाले भी तो लोग होंगे ना। ये तो नहीं कि रोबोट आपस में ही एक दूसरे को मैकेनिक बने हुए हैं और एक दूसरे को सही करे जा रहे हैं। बाकी बात रही यूथ की, इधर एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि दुनिया आज टीपू सुल्तान को जानती है, टाइगर ऑफ मायसोर या द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मायसोर एंड अ पायनियर ऑफ रॉकेट आर्ट इंग्लैंड को जानती है, लेकिन उसके वक्त के जो बाकी राजा थे उनको कोई नहीं जानता। ऐसा क्या किया था टीपू सुल्तान ने? 15 साल की उम्र में वो मिलिट्री टैक्टिक्स जानते थे। एट द एज ऑफ 16 ही कमांडेड अ कॉर्प्स ऑफ कैवलरी। जनाब, हम किधर फिर रहे हैं? हम सब मशहूर होना चाहते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर, मेरे मैसेंजर पर, बाकी मेरे सोशल साइट्स पर बहुत से मैसेज आते हैं, सर मशहूर कैसे होते हैं? मैं सिंपल सी ये बात करता हूँ कि प्रोडक्टिविटी वाले मैसेजेस किया करें। मैं उनको रिप्लाई नहीं करता। तो बहुत से लोग मशहूर होना चाहते हैं बट काम कोई नहीं करना चाहता। अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जितने अपनी लाइफ को मोटिवेशन अच्छा बनाया दूसरों। अच्छा अच्छा उजैर, मुझे एक बात बताएं, आपने जिस एज में ये रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद अब आप रिबोटिक में भी काफी इन्वॉल्व हैं और भी बहुत सी चीजों में अब आप इन्वॉल्व हैं, मतलब आपने जब रिकॉर्ड बनाया था तब से लेकर अब तक आप एक पुख्तगी की तरफ अब आ चुके हैं। तो ये बताएं कि ये जब क्रिटिसिज्म आप पे हो रहा होता है, जब कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही बन गया, इसका कोई हकीकत नहीं है, ठीक है, बच्चा बना ही नहीं सकता, ये रिपोर्ट कर ही नहीं सकता, तो ये यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देंगे कि ये जो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, क्रिटिसिज्म तो होता रहेगा क्योंकि हमारा मसला ये है कि कामयाब लोगों पर क्रिटिसिज्म जरूरी है, यहाँ पे तब तक आप कामयाब नहीं,
तो इसको किस तरीके से बेहतर किया जाए कि आप क्रिटिसिज्म के बावजूद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें उस क्रिटिसिज्म को? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर से स्टार्ट लिया था, तो ये लाइन मुझे अच्छी तरह अभी तक याद है, कंप्यूटर अच्छा नहीं बच्चे खराब होते हैं। ये मैं बहुत से प्लेटफॉर्म से बात करता हूँ। पापा ने मुझे सपोर्ट किया, इस लाइन को साइड पे रख दिया। रिलेटिव्स कहते थे, बाकी फैमिली मेंबर्स थे, मम्मा भी मेरे नेगेटिव थी, कंप्यूटर अच्छा नहीं बच्चे खराब होते। पापा ने सपोर्ट किया। आगे फिर मैं कंप्यूटर में काम करना शुरू हुआ है। एट द एज ऑफ 7 आई ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मिंग। उसके साथ साथ आपने जो रोबोटिक्स वाली बात की, जब मैं एग्जिबिट कर रहा था अपने प्रोजेक्ट्स लाहौर साइंस मेला में 2017 में या 18 में, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स आए थे। स्टूडेंट्स ने यंग एज प्रोफेसर्स लगा लें, मुझे इसी तरह वो मौका याद है कि मैं एग्जिबिट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, और उन्होंने सीधा ये आके सवाल पूछा था कि ये आपने किससे बनवाया है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकियों को एग्जिबिट वगैरह कर रहा हूँ। उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि इस बच्चे ने बनाया। पापा ने उनको कहा ये सर आप आके इधर जरा बैठे। उनको फील हुआ कि आप ये कहेंगे कि आप यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये क्यों बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये वो है, थोड़ी सी करेंगे, लस्सू शिस्सू लगाएंगे। बट बात फिर उन्होंने कहा कि हुजैर आप इनको फेस करो। उन्होंने मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मेरी रोबोटिक्स फील्ड से रिगार्डिंग थे कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो, बाकी चीजें। तो मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट था, मैंने काम किया हुआ था, उनको मैंने आंसर किया। बाकी फिर उन्होंने जाते हुए एक बात जरूर कही, यार आपके साथ एक सेल्फी लेनी। सो बात ऐसी है कि आप जो क्रिटिसिज्म लोग करते हैं, जो आपको डिग्रेड करते हैं, अपने आप पर ट्रस्ट रखें, बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप अपने जो इंटरेस्ट है उस पर काम कर सकें। जी बहुत शुक्रिया उजैर। कबीर हम आपकी तरफ भी आते हैं। हम आपसे अभी, क्योंकि आपके दो इस वक्त बहुत जबरदस्त दो चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तो लाहौर में रहते हुए, ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन से वैसे आप जाकर मुख्तलिफ ममालिक में कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो नामुमकिन सा लगता है लोगों को देखने के लिए, क्योंकि लोगों के लिए जाना मुश्किल होता है और आप वहां जाके ऑर्गेनाइज करते हैं, सैकड़ों की तादाद में साथ पाकिस्तानी लेके जाते हैं। तो ये बताएं कि ये सफर कैसे मुमकिन है, और इस तरफ जो यंगस्टर्स आते हैं दूसरे ममालिक में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो उनके लिए क्या रूट है कि वो आपके तरीकाकार को फॉलो करके इस तरफ आ सकें। और दूसरा आपसे ये बात कि आपने जब पहला ब्रिकलिन स्कूल का आगाज किया है पाकिस्तान में, तो उसके लिए क्या मुश्किलात आई आपको, क्योंकि वो भी एक सिलसिला है। इस हवाले से तो आपने क्रिटिसिज्म सहा होगा, लेकिन आपका यहाँ पे ड्यूल क्रिटिसिज्म होगा, एक तो ग्लोबल कम्युनिटी में भी और फिर एक नेशनल कम्युनिटी में भी। तो इस सफर के बारे में बताएं। फहद भाई, पहली चीज के कहीं भी जाने के लिए, जिस तरह दूसरे सब जितने पैनलिस्ट उन्होंने एक बात की कि मेहनत करनी पड़ती है बहुत। अगर मैं आप ही की एग्जांपल दूं तो मैंने वाईजे को मेरे ख्याल से 30% से कोई 100% पे आते हुए देखा है, और मैंने उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं कह सकते, पूरी पूरी बिल्डिंग्स आती देखी हुई हैं बीच में। किस तरह मसले मसाइल हर किसी के लिए आते हैं, आपके लिए भी आते हैं। और जब इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं तो काफ़ी बड़े नाम हैं जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें IGN है, फिर उसके बाद ग्लोबल आइजॉन है, फिर ये ग्लोबल पीस चेन है जो तैमूर भाई जिसे बिलोंग करते हैं। ये काफ़ी बड़े इदारे हैं, पर एज अ पाकिस्तानी काफ़ी आपके लिए मुश्किलात होती हैं। कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना, अटेंड करना थोड़ा मुश्किल है, पर ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। अगर आपका पहले कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं है तो इट्स प्रीटी इम्पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग इंटरनेशनली। तो उसमें ये होता है कि आपको पहले से वहाँ पे एक इंटरनेशनल टीम चाहिए, आपके पास एक्सपोजर हो। जिस तरह की भी आपने कोई टेक कॉन्फ्रेंस करवानी है, आपने MUN करवाना है, आपने किसी तरह का भी कोई इवेंट इंटरनेशनल लेवल पे करवाना है और इंटरनेशनली जाके करवाना है, जिस तरह हम लोगों ने मलेशिया जाके करवाया, तो उसमें पहले से एक्सपोजर था, वहाँ के MUNs अटेंड किए हुए थे, वहाँ की जितनी भी मार्केट है, जितने भी लोग हैं उनको जानते थे, फिर हमारे लिए पॉसिबल था। और अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि अपनी सेविंग्स करें। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कहीं भी जाने के लिए। कि ये नहीं है कि मतलब अगर आपको पार्शली फंडेड कर भी देते हैं तो स्टिल यू हैव टू, कुछ आपको पैसे चाहिए। सेकेंडली, आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए यहाँ पे, ताकि जब आप जाएं तो आप मुंह उठा के इधर उधर देखें ना कि हो क्या रहा है और सिर्फ घूम फिर के आ जाएं। जब भी जाएं, गेन समथिंग। मैं कहता एक्सपोजर हूँ तो कि आपने देना है।
एक्सपोजर तो आपने फराहम करना है लोगों को। वो किसी के पास अगर एक्सपोजर आ गया तो वो क्यों आएगा कॉन्फ्रेंस पे? देखें बात पता क्या, कुछ लोग, अब हर कोई ऑर्गेनाइजिंग की तरफ नहीं जाता कि हमने ऑर्गेनाइज कराना है, वो बड़ी एक महदूद अवाम है, कोई 100 में से कोई 2 लोग हैं जो ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल इम्यून कराने की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में तो हर कोई करा लेता है, पर इंटरनेशनल इट्स नॉट इजी। उसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, जो आपने होटल्स को पे करनी है, उससे पहले आपने वहाँ पे वेंडर्स को पे करना है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पे इम्यून नहीं ना होते, वहाँ पे 5 स्टार में इम्यून्स होते हैं। आपको जिस तरह फहद भाई, आपको तो हमने इनवाइट किया था दुबई में, तो हमारे मोस्टली 5 स्टार होटल्स में इम्यून्स होते हैं, तो उनका बजट भी फिर काफ़ी $1000 में होता है। तो फिर उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आपको उतनी बड़ी चाहिए होती है, उतनी बड़ी बैकिंग चाहिए होती है उतने बड़े इदारों से। तो इट्स नॉट इजी कि कोई भी जाके उसको करा ले। उसके लिए बहुत आपको चैनल्स चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स चाहिए आपको, जो आपको इस चीज़ में बैक कर सकें। आपको एक रिलेशनशिप चाहिए अपना वहाँ पे होटल लाइन के साथ, वहाँ पे जितने टूरिस्ट गाइड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में उन सब के साथ। पर जब आपका एक दफ़ा एक्सपोजर हो जाता है तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। पर इधर हमारा जो मेरा इस टाइम मेन एजेंडा है वो ये कि कॉन्फ्रेंस और अटेंड कैसे की जाए। ठीक है, उसके लिए आपके पास कोई भी कॉन्फ्रेंस अगर आपने इंटरनेशनली जाना है, उससे पहले आपके पास लोकल एम्यूएंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लोकल किसी भी कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक आई हैव डन लाइक कोई 15-20 एम्यूएंस मैंने पाकिस्तान में सिर्फ एज अ डेलीगेट किए हुए हैं। फिर मैंने एज अ एसीडी चेयर, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, फिर पाकिस्तान में खुद आपको पता ही है मैंने पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइज कराए हुए हैं एम्यूएंस। फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनली गया कि पहले आपको कहते हैं कि आप अपने घर में स्ट्रांग हो, फिर आप बाहर जाएं। अगर ठीक आपके है, पास यहाँ मुझे पे जब बाहर चला जाए तो बहुत मुश्किल जी होगा। जी 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 कबीर, मैं बढ़ता हूँ दूसरे हिस्से की तरफ। मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने पाकिस्तान में पहला ब्रिकलिन स्कूल का आगाज किया, तो इसके क्या बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं, और आपने मुश्किलात के दौरान क्या सीखा कि क्या पाकिस्तान का जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, क्या हम उनको कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो स्कूलों में हो? फहद भाई, पहले तो जब मैंने इस ब्रिकलिन स्कूल का सोचा तो मेरी जो टीम है मैंने उनसे डिस्कस किया। उनका सर इट्स नॉट फीजिबल, क्योंकि जितने भी भट्टे वाले हैं इनकी एक इंटायर माफी है, जो जितनी भी भट्टा माफी है जो ये चला रही है, और कभी भी वो भट्टों को खत्म नहीं होने देंगे। मैंने कहा कि फिर हम क्या करें। उनका सर हम छुड़वा तो नहीं सकते ही नहीं है। मैं कहा वो तो मैं भी, मुझे पता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्वे किया, पढ़ा उनके बारे में। मुझे महीना सिर्फ मैं उनके बारे में मैंने खुद जाके उधर देखा, इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च की इस बारे में कि क्या चीज़ है, क्या क्या मसले हैं। बहुत सारी आपको इसमें केसेस मिलते हैं। कसूर में अब अगर आप देखें तो 2018 से लेकर 2019 तक कोई 780 आपको किडनैपिंग केसेस बच्चों के मिलते हैं, किडनैपिंग और रेप दोनों के मिला के। और उसमें से मोस्टली बच्चे गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। और जिसको अगर आप देखा जाए, अगर आप थोड़ा सर्वे करें, तो आपको सबसे ज्यादा भट्टों के पे जो बच्चे काम करते हैं, अगर उनमें कोई स्कूल चला जाता है या स्कूल नहीं भी जाता, तो वो बहुत ज्यादा किडनैप हो जाते हैं, वो सेक्सुअली अब्यूज होते हैं वहाँ पे जो भट्टों पे बच्चे काम कर रहे हैं। जो जहाँ पे ईंटें बनती हैं, शायद अगर किसी को भट्टों का नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, जहाँ पे ईंटें बनती हैं उन्हें भट्टा कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें थी वहाँ पे, बहुत मसले मसाइल थे वहाँ पे। तो पहली बात है, माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं थे, क्योंकि 8-8 किलोमीटर दूर बच्चे जाते हैं। सॉरी टू एक सवाल है कि अभी मैं एक मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, इस्माइल, इसके बाद, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। इसके बाद मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि हमें कोई 4 से 5 महीने लगे एक भट्टा ढूंढने के अंदर, क्योंकि जिस भट्टे पे भी जाते थे वो हमें मना कर देते थे कि आप नहीं आ सकते। इवन जो भट्टे पे काम कर रहे होते थे वो लोग हमसे बात नहीं करते थे कि नहीं नहीं नहीं, भट्टे मालकान की तरफ से हमें इजाजत नहीं है किसी अननोन बंदे से बात करने की। तो फिर मेरा एक दोस्त है शान हैदर, उसके पापा रेंजर्स में होते हैं कसूर में। तो फिर मैंने थोड़ी शान हैदर की मदद ली, और कुछ मेरे वहाँ पे मैंने एक टीम डेवलप की कसूर में, पूरी अपनी एनजीओ की। फिर हम सारों ने मिलके वहाँ पे एक हमें भट्टा मिला, वहाँ पे हमने फाइनली, हेलो, जी जी, आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है, आप जी। बोलते रहिए। जी तो जी, आप बोलते रहे। जी, तो वहाँ पे फिर हमने एक स्कूल स्टार्ट किया, और 6 बच्चों से किया। स्पेशली लड़कियां तो आ नहीं रही थी, तो सिर्फ बच्चे, एक लड़की थी और बाकी 5 बच्चे लड़के थे, सारे बच्चे थे छोटे छोटे। तो उसके बाद करते 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 हमारे पास कोई 3 महीने के अंदर हम कोई 20 से 25 बच्चों पे पहुंच गए। फिर उसके बाद हम कोई 2 साल के अंदर वहाँ पे टोटल 50 बच्चे रहते हैं वहाँ पे, 52-53, और हम कोई बाकी थोड़े छोटे हैं
तो हम 44 की टोटल कैपेसिटी पे पहुंच गए हम लोग। और हम लोगों ने उनको इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, मैंने LGS कसूर से टीचर हायर किया क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी मैंने उन्हें। क्योंकि सिर्फ एजुकेशन, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जो हमारे हालात हैं आपको पता, अगर वही एजुकेशन उन्हें दें तो उससे कोई फायदा नहीं है। उनकी म्यूजिक क्लासेस, रिलीजियस बीच में उनके स्पोर्ट्स डेज, उनको हमने बेहतरीन किस्म के ट्रैक सूट्स ला के दिए एज ए यूनिफॉर्म। उनको हम डिफरेंट MUNs हम लोगों ने उनको अटेंड करवाए, जिसमें कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने हमारा बड़ा साथ दिया। हम उनको बच्चों को एक्सपोजर दिलवाया हमने, फिर हम उनको लाहौर के हम लोग ला के फिराए। उन्होंने तो, बच्चों ने आज तक कभी गाड़ी के अंदर नहीं बैठे थे। मसला ये है फहद भाई, अगर बच्चों को लाना है स्कूल में तो उनके माँ बाप की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को अगर आपने स्कूल लाना है तो उनको और भी सिर्फ तालीम ही देनी, आपने और एक्टिविटीज़ उनको दिलवाना ज़रूरी है ताकि बच्चों को इंगेज रखें, उनका इंटरेस्ट रहे। और उस तरह उनको आज, और उनको ऐसी कोई स्किल्स दी जाए जिनसे वो छोटी उम्र में अर्न करना शुरू कर दें, छोटी उम्र में एंटरप्रेन्योर्स बने वो, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकें और वो तालीम भी ऊपर जाए। बिल्कुल जी कबीर, हमारे पास चूंकि मुख्तसर वक्त था पैनल के बाद, चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे यू जनरल असेंबली के को फाउंडर, आप इसके साथ साथ यंग इन्वेस्टर भी हैं फॉर एजुकेशन, और गवर्नमेंट कॉलेज से, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, पब्लिक स्पीकिंग में दोनों इदारों से रोल ऑफ ऑनर है। तो पब्लिक स्पीकिंग में आपको जब हम देखते थे और जिस तरह से आप कोच करते थे लोगों को, तो हम आपको देखकर यही कहते थे कि जीत हमारा मुस्तकबिल है। जी इस्माइल, आपको मैं दावत दूंगा कि रैप अप डिस्कशन ये इख्तितामी बात करें सब आज के सेशन के हवाले से। इस्माइल, आपसे रिक्वेस्ट है, चूंकि जश्न आज़ादी की वजह से मैं भी खमियाजा भुगत कर आया हूँ ट्रैफिक में, तो आप शायद किसी रेस्टोरेंट में वक्त की कमी के बायस बैठे हैं, तो अगर आप माइक करीब कर लीजिए अपने मोबाइल माइक या हैंड फ्री किस तरह से भी, ताकि आपकी आवाज़ क्लियर हम सुन सकें। जी, अब आपको आवाज़ मेरी आ रही है? जी जी। सबको यहाँ पे जो सीरीज है और रेजिडेंट मैप्स हर एक यहाँ पे सीरीज के मास्टर और इनके बहुत के पास अच्छा, यहाँ पे आने से पहले मैं एक, क्योंकि मुझे यहाँ पे बुलाया गया था व्यापक सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका बताएंगे हम लोग पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान में बाहर जाके इसके अंदर सबसे पहले जो मेरे एक यूनिवर्सल फार्मूला है जो हमें पूरी दुनिया के अंदर इसकी है कि जो कंट्री जो एक एजुकेशन जिसकी दो एक होता है एजुकेशन, एक होता है एम्पावरमेंट और एक होती है हेल्थ। जिस मुल्क के अंदर ये तीन चीजें आ जाएंगी वो मुल्क तरक्की करेगा। अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग क्योंकि पहले एक हमारे मुल्क में एक टैग को रखिए, अगर आप डॉक्टर बन गए तो आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अगर आप आम चला चले तो आप ऑन द अदर हैंड जिस चीज के अंदर जो अब जो क्राइटेरिया चल पड़ा है कि अगर आपके पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आपके पास काउंसलर बैठा है या आपके पास वो आपके जनरेशन को कैन आई क्लियर ना? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जो कि यंग जनरेशन को किसी न किसी तरीके से गाइड कर सकता है, तो वो अपना एक किरदार अदा कर सकता है। कोई भी मुल्क में कोई भी एक इंडिविजुअल है वो मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं हो सकता। हमारे पास जो बिल्कुल जी इस्माइल, आपने इसको सही अंदाज में पेश किया, आपने इसको बेहतरीन अंदाज में। मेरी दरख्वास्त है कि बाकी जितने लोग हैं वो अगर अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें, तो
तो इस्माइल, आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया कि पाकिस्तान में बेहतरीन तरीके से, अगर पाकिस्तान को मेरी एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि माइक ऑफ कर दें, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी नौजवानों को एम्पावर करने के लिए, जैसे इस्माइल ने कहा कि एयर फोर्सेज, आर्मी फोर्सेज यहाँ पे भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर, मगर इसके साथ साथ ऐसे नौजवानों की खेप तैयार करना होगी जो स्किल्स में, सॉफ्ट स्किल्स को खासतौर पर मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को ना सिर्फ अपनी कौम की नजरों में एक हीरो बनाए और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पे अक़वाम आलम हमारी दास्तान फरासत को सुनहरी लफ्जों में तहरीर करे। तो इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ूंगा। मैं अपने चारों पैनलिस्ट की तरफ आके मैं उनसे सबसे दरख्वास्त करूंगा कि एक मुख्तसर पैगाम इस 73वें जश्न आज़ादी पे पाकिस्तान के नाम, और इससे पहले दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एक तो आज हमारे सामने आज जितनी रोशन कहानियां मौजूद थी, तो हमें लगता है कि ये एक सेशन में सबको बिठाना और 45 मिनट शायद ये मुमकिन नहीं, तो इन लोगों के साथ हम एक अलग अलग सेशन रखे हैं। जो हमारी कॉन्फ्रेंस आती हैं, अपकमिंग कॉन्फ्रेंस है, उनमें हम अपने ये बाकी स्पीकर्स को मौका दें, क्योंकि एक स्पीकर बहुत ज्यादा बताना चाहता है और बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं। और दूसरा ये कि हमारी चूंकि पांचवी पैनलिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी लाहौर में, जिस तरह से ट्रैफिक की सूरत हाल है, तो हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और सिर्फ एक मुख्तसर पैगाम पाकिस्तान के नाम। जी वासिफ, आपका माइक म्यूट है। जी, मैं अपनी मीटिंग के इस एंड पे यही कहना चाहूंगा कि आप सब जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं और जितने भी लोग अभी इस टाइम देख सकते हैं, तो प्लीज आप लोग सब लोग प्लीज स्टेप फॉरवर्ड एंड आप लोग भी फिटनेस की तरफ थोड़ा सा रुजू करें। या हम लोग को जितने भी जो भी लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, स्पोर्ट्स के हवाले से या फिटनेस के हवाले से, तो यार आप उसको प्लीज बदलें। और जब आप लोग नहीं बदलेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग आगे भी कोई और बदल सकता है इस चीज को। तो प्लीज आप लोग भी, और मैं हर किसी को ये कहूंगा, जितने भी यूथ में जितने भी मेरे जैसे मेरे भाई या मेरी बहनें जितने भी हैं, आप लोग सब जो है आप इस काम को आगे बढ़ाएं और मेरे साथ मिलें, और इंशाल्लाह फिर हम लोग सब पाकिस्तान को इंशाल्लाह हेल्दी बनाएंगे इंशाल्लाह। खातिन हज़रात, मैं बताता चलूँ, जो लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया, ये वासिफ अली ताई थे। वासिफ अली ताई मिक्स मार्शल आर्ट, जिसमें कराटे, बॉक्सिंग, थाई और कुछ ऐसी चीजें जिनके हमें नाम भी नहीं पता, और योगा, इंटरनेशनल योगा फेडरेशन, वर्ल्ड योगा फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं, और कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया जी वासिफ भाई आपका। अब हम बढ़ते आपका हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस सेशन का हिस्सा बनाया, मुझे बहुत मजा आया। जी, अब हम बढ़ते हैं अहमद तूर की तरफ के आपका क्या मैसेज है पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों के नाम? हमेशा से यही कहा है कि हम अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई बुरी चीज होती है पाकिस्तान में, तो हम कहते हैं जी हमारा कसूर नहीं है, हम तो पाकिस्तानी है। ठीक है, तो इस नैरेटिव को बदलें, पाकिस्तानियत को अपनाएं और प्राउड फील क्या करें। फाद भाई, आई वुड से जब हम पाकिस्तानी बाहर होते हैं ना, लाइक आई हैव ऑब्जर्व्ड मैनी पाकिस्तानी, जब कुछ गलत हरकतें हो रही होती हैं तो दे सेड हम पाकिस्तानी नहीं, हम इंडियंस हैं, या हम योर कंट्री के हैं, तो दे लेबल अदर नेशंस आल्सो। सो इस नैरेटिव को बदलें, अपना पाकिस्तानियत को अपनाएं, जहाँ पे भी हैं धड़ल्ले के साथ अपनाया करें कि आप पाकिस्तानी हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अहमद। खातिन हज़रात, आप में से जिन लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है, अहमद के बारे में बताता चलूं कि अहमद यंगेस्ट पाकिस्तानी हैं जो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में खिताब कर चुके हैं। इसके साथ साथ रॉयल फैमिली यूके की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है लेडी डियाना के नाम पे, द डियाना अवार्ड, उसके इस साल फातिहीन में ये शामिल थे। और इसके अलावा मैप्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जो टर्की में भी हाल ही में इन्होंने एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो बहुत शुक्रिया जी अहमद आपकी आमद का। खातिन हज़रात, इसके साथ हम अपने तीसरे स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। हुजैर अवान, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम, तो इनसे पूछते हैं इनका पाकिस्तान के और नौजवानों के नाम पे काम। मेरा एक छोटा सा मैसेज है यूथ के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये देख रहे हैं बाजा,
क्योंकि 14 अगस्त पर हर किसी के पास, हर कोई बजा रहा है। तो अब किसी को नहीं पता मोहल्ले में कोई बीमार है। अब मेरा सेक्शन हो रहा था आपके साथ, तो एक पीछे से आवाज आ रही थी, पता नहीं कहीं दूर से बज रहा था, तो मैंने फिर विंडो क्लोज की। अब मेरा सेक्शन हो रहा है, उसमें बाजा बज रहा है, अगर कोई बीमार है उसका हो रहा है, उसमें भी बाजा बज रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि इसको बैन करे। और इसके साथ साथ ये मास्क निकले हुए हैं, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज नॉट आवर आइडेंटिटी। तो गवर्नमेंट को चाहिए एक छोटा सा इस पे लॉक लगाए, ताकि यूथ जो है उनको पता चले हमारी आइडेंटिटी क्या है। पाकिस्तान इतने आराम से हासिल नहीं हुआ था। कायदे आजम और इलामा इकबाल की पूरी कोशिशें थी, इन्होंने ड्रीम जो था इलामा इकबाल का, कायदे आजम ने उसे पाया, तकमील तक पहुंचाया। सो यूथ को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से पाया हमने। सो उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इस तरह के मास्क और ये बाजे वगैरह, इन पे छोटा सा लॉक लगाए। जी, हुज़ैर अवान के बारे में बताता चलूं कि 7 साल की उम्र में इन्होंने यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट रिकॉर्ड होल्डर ये बने। अरफा करीम रंधावा का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। बाद में अरफा करीम रंधावा फाउंडेशन की तरफ से इनको मेडल दिया गया, और उस वक्त वुज़रा आला और गवर्नर और बाकी जो हमारी वफाकी हुकूमत थी, बहुत इनको सराहा गया। और आजकल ये रिपोर्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेज में मजीद काम कर रहे हैं। तो हम आपके आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए यूथ जनरल असेंबली के तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया हुज़ैर आपका। ख़ातिन हज़रात, हमारे जो आखिरी पैनलिस्ट हैं कबीर सुहेल, उनकी तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे आज के जो इस सेशन में रैपिड डिस्कशन करने के लिए मौजूद थे वाईजी के को फाउंडर इस्माइल, उनसे मैं चाहूँगा कि मुख्तसर सा पैगाम नौजवानों और पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के लिए और नौजवानों के लिए तो पैगाम जी, बहुत शुक्रिया इस्माइल के बारे में बताता चलूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जीसी यूनिवर्सिटी के हेड बॉय थे इंटरमीडिएट में, और इसके अलावा जीसी से और पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक स्पीकिंग में रोल ऑफ ऑनर हैं। यंग इन्वेस्टर हैं, एजुकेशन के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, उससे बढ़कर वाईजी के को फाउंडर हैं। बहुत शुक्रिया, आज अपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। अब हम बढ़ते हैं आखिरी स्पीकर की तरफ। कबीर सुहेल, आपका पाकिस्तानियों के नाम और यंगस्टर्स के नाम क्या मैसेज? हेलो, आवाज आ रही फहद भाई आपको मेरी? जी जी बिल्कुल जी। पहले तो इस 14 अगस्त के मौका पर एक ही पैगाम मैं सबको देना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी यूथ है वो पहले तो मुल्क से बाहर जाना चाहती है, ठीक है? तो पहले एक चीज याद रखें कि आप बाहर भी जाएंगे, पैसे भी कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर अगर आप बाहर चले भी जाते हैं तो वहां पे जो बाहर लोग रहते हैं उनके अंदर से क्या हालात हैं, जब आप फ्रीक्वेंटली जाना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा उनके हालातों का। दिल से आप पाकिस्तान को मिस करेंगे, और कभी भी अमेरिकन, अंग्रेज या कोई ब्रिटिशर या कुछ और बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर गधे पे लकीरें लगा दें तो वो ज़ेबरा नहीं बन जाता। तो हमें जो हम हैं, हमें प्राउड होना चाहिए। संगे मरमर पर चलोगे तो ऐसे फिसल ही जाओगे। तो जितनी खुददारियत हम में होगी, जितनी पाकिस्तानियत हमारे में होगी, दुनिया उतनी आपकी इज्जत करेगी। तो कभी भी आपकी पाकिस्तानियत आपके अंदर से ना जानी पाए, कभी आपको शर्मिंदगी ना हो कि आप पाकिस्तानी हैं। सर उठाकर जिएं और बताएं कि आप पाकिस्तानी हैं। आप लाखों से नहीं बल्कि करोड़ों से ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी खातिनों हजरात, ये आज हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद था, अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं ये सब लोग। इनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। और